हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि वन लाइनर पॉइंट होंगे इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड, यानी जो ईवीएस वाला सेक्शन है पेपर 1 के अंदर, सीटेट पेपर 1 में जो पूछा जाने वाला ईवीएस का सेक्शन है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट हैं उनको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये एक तरह से आपके लिए रिवीजन ही होगा। वैसे तो हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, कई सारी क्लासेज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। उनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन जिन टॉपिक्स से आते हैं उनके टॉपिक वाइज भी हमने कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जैसे घरों के प्रकार हो गए, पक्षी हो गए, पशु हो गए, इन सभी के बारे में डिस्कस किया है। और ये एक आपके लिए रिवीजन का वीडियो होगा जिसमें हम वन लाइनर में सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी वन लाइनर ये पॉइंट होंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी और वहाँ से आप इस पीडीएफ के माध्यम से भी बाद में इन पॉइंट्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर सबसे पहले है खान पान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार प्रीवियस ईयर में यहाँ पर पूछे गए हैं। पहले भी आपको एक सारणी में पूछ लिया जाता है, यानी इधर लिखे होते हैं कश्मीर के लोग किस प्रकार का उनका खान पान है, कौन सी मछलियाँ खाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हांगकांग भी आपको देखने को मिलता है। तो हांगकांग में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग हू फेन खाते हैं। लिंग हू फेन एक भोजन का नाम है, स्ट्रीट फूड का नाम है, जो कि सांप से बना होता है। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, सांप से बना हुआ ये एक प्रकार का सूप होता है लिंग हू फेन, जो कि खाया जाता है हांगकांग के लोगों के द्वारा। फिर है कश्मीर के लोग, कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। तो देखिए सरसों के तेल का जब भी, यानी सरसों के तेल की जब भी बात आए तब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सरसों के तेल से रिलेटेड कौन होगा, कश्मीर। तो अगर सारणी में आपको यहाँ पर मिलान करना हो या सही ऑप्शन छांटने हो, 3 से 4 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको याद रखना है जो सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ हैं वो कहाँ के लोग खाते हैं, कश्मीर के लोग खाते हैं। फिर है आगे, गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। तो जब बात आती है गोवा की, तो वहाँ के जो लोग हैं नारियल के तेल में पकी मछलियाँ खाते हैं, क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है और वहाँ पर नारियल का तेल आसानी से अवेलेबल है, नारियल भी वहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए उसी के तेल में पकी हुई जो मछलियाँ हैं वो गोवा के लोग खाते हैं। फिर आते हैं केरल। तो केरल में लोग उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। तो टैपियोका एक खाद्य पदार्थ है, केरल के लोगों द्वारा खाया जाता है। टैपियोका या कसावा भी इसे कहा जाता है स्थानीय भाषा की अगर हम बात करें। फिर है आगे कुछ देखिए पक्षियों से रिलेटेड। चील चूहे खाती है, उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है, तो ये चील की विशेषता हो गई। फिर है तोते के जो पंख हैं हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है, वह अमरूद और मिर्च खाता है। फिर है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। तो जैसा कि गिद्ध हो गए, बाज हो गए, चील हो गए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो गिद्ध होते हैं ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। फिर जो कबूतर की जो चोंच है वो कैसी होती है, गुलाबी होती है, तथा इसके जो पंख हैं वो कैसे होते हैं, स्लेटी होते हैं। आगे फिर है दर्जन चिड़िया। तो देखिए चिड़ियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में स्पेशल से, यानी स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत हमने इनके बारे में पढ़ा था और विद इमेज आपको बताया था कि जो कौन सी चिड़िया है वो किस प्रकार के घोंसले बनाती है, कौन सा पक्षी किस प्रकार के घोंसले तैयार करता है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर वन लाइनर में समझ लेते हैं, जो दर्जन चिड़िया है, नाम ही में इसके क्या है, दर्जन है, टेलर बर्ड इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। यानी जैसे 2 पत्ती हैं तो उनको आपस में ये सिल देती है और सिलकर अपना घोंसला तैयार करती है, इसीलिए इसको दर्जन चिड़िया कहा जाता है, टेलर बर्ड कहा जाता है। फिर है कठफोड़वा, पेड़ के तने में छेद बनाता है। तो इसका जो घोंसला है ये पेड़ के तने में होता है, पेड़ का जो तना होगा उसमें ये क्या करेगा, छेद बनाकर उसमें रहता है जो कठफोड़वा होता है। फिर है कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। आगे पीछे करने की बात आए तो वहाँ पर सही होगा आपका मैना। फिर है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी 360 डिग्री कौन घुमा सकता है, तो वो है आपका उल्लू। और बात आए मनुष्य की तरह सामने की ओर जो 2 आंखें होती हैं वो किस पक्षी में होती हैं, तो वो होती हैं उल्लू में। फिर है पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार और डिजाइन के होते हैं। तो ये सिंपल सी बात आप सभी लोग जानते हैं, जो पक्षियों के पंख हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, आकार के होते हैं और अलग ही उनकी डिजाइन होती है। फिर देखिए आता है जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है। तो देखिए जो नेत्रहीन लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो
क्योंकि जो नेत्रहीन है वो भी अगर पढ़ना चाहें किसी चीज़ को तो उनके लिए एक लिपि का आविष्कार किया गया वैज्ञानिक ब्रेल के द्वारा। और जो ब्रेल लिपि है ये लुई ब्रेल वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोजी गई थी। यह फ्रांस के रहने वाले थे। उसके अलावा ब्रेल क्या होती है, एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। और ब्रेल लिपि में मोटे अक्षर पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है और आगे हम आपको दिखाएंगे भी। तो ये आप देख सकते हैं ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कई बार मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर में यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल इसमें नए परिवर्तन भी हुए जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। यह अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार की ब्रेल लिपि होती है। ये उभरे हुए यहाँ पर इसमें बिंदु होते हैं जिनकी सहायता से जो नेत्रहीन व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं देता वो यहाँ पर पढ़ सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा अगर कोई छात्र है जिसे सुनाई व बोल ना पाता हो, यानी सुनाई ना देता हो और बोल ना पाता हो, उसके लिए यानी उसको पढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम उसे पढ़ाएंगे। तो देखिए उसे पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है सांकेतिक भाषा का, क्योंकि जिसको सुनाई नहीं दे रहा यानी वो बोल नहीं पाता लेकिन उसको दिखाई देता है, इसलिए उसको पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। और जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है या नेत्रहीन छात्र है उसको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके एज इट इज पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, तो इससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है। आप फिगर में भी देख सकते हैं ब्रेल लिपि को। अगला है फिर घरों से रिलेटेड, और घरों से रिलेटेड भी हमने यहाँ पर अलग से पढ़ा है। सभी राज्यों के जो घर हैं किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बात करें, असम में वर्षा होती है इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। देखिए ऊंचे में यानी ऊंचाई में बने घरों की अगर बात आए, आपको बिल्कुल यहाँ पर असम आंसर टिक करना है। कई बार क्वेश्चन के अंदर आ भी चुका है, अलग अलग टाइप से आता है कि कहाँ पर जो बांस के बने घर होते हैं ऊंचाई में बने होते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो इन सभी का आंसर सही होगा असम। तो यहाँ पर असम ही सही आंसर होगा। फिर है मनाली, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो मकान बनते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। फिर है कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। फिर आगे पॉइंट है, राजस्थान में बारिश कम होती है, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की जो दीवारें हैं वो यहाँ पर बहुत मोटी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये आपसे पूछा जाए कहाँ के घर ऐसे होते हैं कि उनकी जो छतें होती हैं ये कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, तो यहाँ पर राजस्थान की बात की जा रही है। और जो भी यहाँ लोग रहते हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं और उनको अच्छी तरीके से सजाते भी हैं। फिर है डल झील कहाँ स्थित है, तो डल झील आपकी कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है और लोग घर हाउस बोट में रहते हैं। यानी यहाँ के जो लोग हैं हाउस बोट में यानी रहते हैं, जो पर्यटक जाते हैं उनके लिए हाउस बोट की फैसिलिटी वहाँ पर दी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आने और जाने के लिए जिन नावों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम शिकारा कहते हैं। तो शिकारा नाव के नाम से उन्हें जाना जाता है। डल झील है, वुलर झील है, ये कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें हैं। अगला क्वेश्चन यानी अगला पॉइंट है, एक पक्षी के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या सुनने में पक्षी की मदद करते हैं। यानी कान तो होते हैं पक्षी के सिर में लेकिन वो छोटे छोटे एक प्रकार से छेद होते हैं जिनकी सहायता से जो पक्षी हैं वो सुनते हैं। फिर छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। और ऐसे जानवर जिनके कान तुम देख सकते हो उनकी खाल पर बाल होते हैं और बच्चे देते हैं। यानी जैसे अन्य जानवर आप देखें जो गाय वगैरह है या कोई जंगली पशु है उसके जो आपको क्या दिखाई देंगे, उसके कान दिखाई देंगे। यानी कि वो एक यानी उस पर खाल पर बाल भी होंगे और साथ ही साथ वे बच्चे देने वाले भी होंगे। जैसे इतने हमारे पक्षी अंडे देने वाले हैं तो उनके कान आप देख नहीं सकते, वो एक प्रकार से छोटे छोटे छेद उनके सर में होते हैं जिनकी सहायता से वो वहाँ पर सुनते हैं। अगला है जानवरों से संबंधित, एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ खा सकता है। तो ये भी पॉइंट कई बार आपसे पूछा जाता है कि हाथियों के विषय में कौन कौन से जो पॉइंट है वो यहाँ पर सही है जो आपको बताने होते हैं। तो हाथी 100 किलोग्राम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। फिर है हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो इनसे नींद से रिलेटेड भी आपको याद रखना है।
फिर है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो देखिए हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होता है यानी हथिनी होती है, वही उस झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में जो संख्या होती है वो लगभग 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं। यानी जो नर हाथी होते हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो झुंड से बाहर चले जाते हैं, उस झुंड को छोड़ देते हैं। फिर अगला पॉइंट है खिजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। देखिए खिजड़ी के वृक्ष की जब बात आए तो यहाँ पर राजस्थान आपका सही होगा। रेगिस्तान वाला जो भी इलाका होगा वहाँ पर खिजड़ी के वृक्ष होते हैं, क्योंकि यह पानी की अधिक मात्रा न होने पर भी उग सकते हैं। और रेगिस्तान में क्या होता है, हमेशा पानी की ही कमी होती है, तो पानी की अधिक मात्रा ना होने पर भी ये क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं। फिर इसकी जो छाल है यानी खिजड़ी के पेड़ की जो छाल है ये दवा बनाने की काम आती है। उसके अलावा खेजड़ली जो गांव है ये राजस्थान में जोधपुर के पास है। गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, खेजड़ली पड़ा है। तो देखिए ये जो गांव है राजस्थान में स्थित है खेजड़ली, इसका नाम इसी खेजड़ी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, विश्नोई कहा जाता है। और यह पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं। यानी जो विश्नोई समाज के लोग हैं ये क्या करते हैं, ये काफ़ी लगाव रखते हैं प्रकृति से, पेड़ पौधों से और जानवरों को, यानी वो उन जानवरों के बच्चों को भी एक प्रकार से अपना ही बच्चा मानते हैं, जो भी विश्नोई समाज के लोग हैं। और आपने केस भी सुना होगा जो काला हिरण वाला मामला है, आज तक भी वो केस चलता है सलमान खान के ऊपर, तो ये विश्नोई समाज के द्वारा ही वहाँ पर लगाया गया था जब उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था सलमान खान ने। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर मधुमक्खियों से रिलेटेड फैक्ट हैं कुछ। तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। तो देखिए मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है जिसका काम होता है अंडे देना, और उसमें कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं जो कि कुछ काम नहीं करती, यानी ये काम नहीं करती, ना ही छत्ते बनाती हैं और ना ही फूलों से रस लेकर आती हैं, यानी कि शहद लेकर आती हैं। फिर यहाँ पर मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक के समय में अंडे देती हैं। छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं। तो छत्ते को बनाने का काम हो या फूलों से रस लाने का काम हो, ये सभी काम किया जाता है श्रमिक मक्खियों के द्वारा। और इनका काम होता है फूलों से रस को इकट्ठा करना और बच्चों को पालना। तो बच्चों को पालना, फूलों से रस इकट्ठा करना, छत्ता बनाना, ये सभी काम श्रमिक मक्खियों के होते हैं। बाकी नर मक्खी कोई काम करती नहीं। रानी मक्खी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अंडे देना। और इसी प्रकार की कुछ जो हायरार्की है वो हमको देखने को मिलती है कहाँ पर, चींटियों में। तो जब पूछा जाए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, तो दीमक, ततैया और चींटी, इनको सामाजिक कीट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ये क्या है, ये एक सामाजिक कीट है। फिर है चींटियाँ क्या करती हैं, मिलजुल कर काम करती हैं, रहती हैं। रानी चींटी यहाँ पर भी अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और आपने देखा होगा ये क्या, जो भी चींटियाँ होती हैं ये एक रो में चलती हैं, तो ये एक पदार्थ छोड़ती हैं जिनको फॉलो करते हुए बाकी चींटियाँ आगे बढ़ती हैं, बिल की ओर बढ़ती हैं या भोजन की ओर बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर वर्क होता है। फिर है कुछ क्वेश्चन बीच में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए, अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। तो देखिए मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, यानी हम अपनी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं, लेकिन मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, वली अम्मा कहा जाता है। और माँ की माँ को अमुम्मा कहा जाता है। और हम लोग माँ की माँ को क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में हम नानी कहते हैं माँ की माँ को, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं मलयालम में, वो कहते हैं अमुम्मा। फिर है केरल में लोग पानी को पार करने और दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारी बैक वाटर लेक्स भी हैं और इसीलिए वहाँ पर देखिए नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। तो ओणम पर नौका दौड़ की जो प्रथा है वो कहाँ पर है, केरल में आपको देखने को मिलेगी। फिर एक कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यानी भारोत्तोलक हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। या उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए वेट लिफ्टिंग से कौन रिलेटेड है, तो कर्णम मल्लेश्वरी वहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी अगला पॉइंट है मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। तो मधुबनी पेंटिंग आपने देखी होगी कई बार रेलवे स्टेशन में, बिहार आदमी आपको ये देखने को मिलती है। ये एक प्रकार से
एक चित्रकला है। तो मधुबनी लोक चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लिया जाता है। यानी जो भी हल्दी हुई, नील हुई, फूल, पेड़ों के रंग हुए, उनका यूज किया जाता है इस चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को बनाने के लिए। और इसीलिए ये जो पेंटिंग है काफ़ी खास है। अगर हम बात करें तो बिहार में ही इसका उदय हुआ। मधुबनी जो जिला है उसी के नाम पर, यानी इस पेंटिंग का नाम यहाँ पर पड़ा है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस मिलाकर सर्दियों में लगाने से त्वचा रूखी नहीं होती, यानी त्वचा मॉइस्चराइज रहती है, ड्राई नहीं होती। क्योंकि सर्दियों में ये जो दिक्कतें हमको देखने को मिलती है, जो हमारी त्वचा है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इसलिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सर्दियों में किस घोल का यूज करना चाहिए हमको त्वचा को रूखी होने से बचाने के लिए? तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस मिलाकर यहाँ पर सर्दियों में लगाने से त्वचा रूखी नहीं रहती है। फिर है रेगिस्तानी ओक, एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। तो ये रेगिस्तान ओक के नाम से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। तो देखिए, पत्तियां कम, गहराई में जाना, ये सब एक लक्षण होते हैं किसके, रेगिस्तानी वनस्पति के। तो ये सभी आपको प्रकार मिलेंगे रेगिस्तानी वनस्पति के। फिर है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को अपना शिकार करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। और इसमें पिचर प्लांट सबसे महत्वपूर्ण है और नेपेंथिस या घटपर्णी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कई सारे वृक्ष होते हैं इस प्रकार के, और ये भारत के केवल और केवल मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में ही पाया जाता है घटपर्णी, जो एक कीट भक्षी पौधा है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम क्या था, अलबरूनी। तो अलबरूनी भारत आए थे और अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। तो अलबरूनी के बारे में आपको याद रखना है। संबंध किस देश से है, तो वो है उज्बेकिस्तान से। फिर सभी महासागर और समुद्र का जल खारा होता है। मृत सागर सबसे यहाँ पर खारा है। तो देखिए, डेड सी अगर बात करें, सबसे खारा सागर कौन सा है, तो वो है डेड सी, यानी कि मृत सागर। क्योंकि इसमें 1 लीटर जल में क्या है, 300 ग्राम नमक है, यानी सैलिनिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इसमें कोई डूब नहीं सकता। क्योंकि जब देखिए उसका घनत्व तो ज़्यादा है, या हम ये कह लें उसमें सैलिनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता डेड सी के अंदर। तो कोई भी मृत सागर में नहीं डूबेगा, वह ऐसे ही तैरता रहेगा। फिर है वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने क्या पता लगाया, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसका पता लगाया। और किससे फैलता है, तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। जबकि डेंगू की हम बात करें तो वो आपका एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलने वाला रोग है डेंगू। फिर है मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, सिनकोना वृक्ष से की, यानी वृक्ष की छाल से। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि जो यानी मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष के किस भाग से बनाई जाती है, तना, पत्ती, जड़, छाल। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बना दिए जाते हैं। अब देखिए आगे है डायरेक्शन, और डायरेक्शन से रिलेटेड भी हम स्पेशल टॉपिक यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिशा आपको बताना होता है। उसमें आपका भारत का मैप भी आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिशा बता देते हैं, कौन कौन सी दिशा यहाँ पर होती है। तो ये देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं एन, जो कि है नॉर्थ, और नीचे है आपका साउथ। फिर इधर है आपका ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं जो कि जनरली सबको पता ही होती हैं। फिर लेकिन इनके बीच में जो होता है संबंध एन ई का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इधर हमारी हो जाती है उत्तर पूर्व। फिर इधर हो जाती है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। और नीचे की तरफ हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये 8 दिशाएं हैं जो आपको याद रखना है। और डायरेक्शन के क्वेश्चन इसी में, यानी इन्हीं दिशाओं से आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की जो दिशा है वो बताइए, या फिर ए बी पर जाता है 10 किलोमीटर जाता है, बी सी से 30 किलोमीटर जाता है, उनके बीच की जो दिशा है, यानी ए से बी की दिशा है, वो बताइए। इस प्रकार के मल्टीपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। तो
तो ये हमारे सभी वन लाइनर पॉइंट थे लगभग हर एक टॉपिक से रिलेटेड। ईवीएस के अंदर अगर हम बात करें, फिर यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। कोई भी जब समय दूरी का सवाल आता है तो उसमें यही क्वेश्चन यानी यही फार्मूला आपका वहाँ पर लगेगा। और इसमें आपको जब किलोमीटर घंटे में दिया हो तब वहाँ पर आपको 5/18 का गुणा करना है और ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो आप 5/18 यानी 18/5 का गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो इस प्रकार से आपको यूनिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया हो लेकिन ऑप्शन आपके सभी मीटर प्रति सेकंड में हो, तो इसलिए इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका और एक क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार से हमारा रिवीजन था, यानी सभी जो टॉपिक थे ईवीएस के उनको हमने यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन किया। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।